नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं संवाद। सुबह के नाश्ते में अगर आप रोटी की जगह पराठे खा रहे हैं तो हो सकता है आपको टैक्स थोड़ा ज़्यादा देना पड़े। जी हाँ, कर्नाटक की सरकार ने यह माना है कि रोटी जो है वो ज़रूरत की चीज़ है और अगर आप पराठे खा रहे हैं तो वो लग्जरी है, तो आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। देश में अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग राग है सबका, अलग अलग तरकीब है टैक्स वसूलने की और आपके जेब पर छापा मारने की। बहरहाल बात करते हैं कोरोना की। देश में कोरोना अपने बहुत ही प्रकोप वाले रूप में है। देश में संक्रमण जो है वो 3 लाख के ऊपर पहुंच चुका है। 1,54,000 लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन संक्रमण का जो रेट है वो पहले 14 दिनों में 1 लाख संक्रमित लोग हुए थे, मगर इस बार पिछले 10 दिनों में 1 लाख संक्रमण हो चुका है। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में कई अफवाहें भी उड़ती हैं। गुजरात में पिछले 2 दिनों से लोगों के मन में यह डर था कि 15 तारीख से वापस लॉकडाउन ना हो जाए, लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने यह डिसीजन दिया और यह ऐलान किया कि गुजरात में अगले लॉकडाउन का कोई उपाय नहीं सोचा है उन्होंने, और अगर विशेषज्ञों की माने तो उनके हिसाब से भी लॉकडाउन समाधान नहीं है कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान पर न जाएं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विद्वानों को ज्ञान को मानकर अपनी दिनचर्या तय ना करें, क्योंकि उसका फ़ायदा वो काला बाजार करने वाले लोग उठाते हैं जो अफवाहों के सहारे अपना माल 2 गुनी कीमत पर 3 गुनी कीमत पर बेच देते हैं। वो लोग इस महामारी को भी उपाय बना रहे हैं काला बाजारी करने के लिए, तो ऐसे काला बाजारों से सावधान रहें और उनको उत्साहित ना करें इन अफवाहों पर ध्यान देकर। आज देश जब कोरोना महामारी से लड़ रहा है तो कई राजनीतिक दल, यानी कि हमारे देश में कोई भी राजनीतिक दल किसी भी मुद्दे पर एकजुट नहीं होते हैं। चाहे वो कोरोना महामारी हो, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो चाइना के खिलाफ सरहद पर आर्मी की कोई भी एक्टिविटी हो। हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा अपना ही राग अलापती हैं और वो कभी भी किसी भी मुद्दे पर एक नहीं होते। मगर आश्चर्य की बात है कि देश में आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी राजनीतिक दल एक हो जाते हैं। उन्हें देश में वो 60-70% वोट बैंक दिखता है और उस वोट बैंक के कारण उनके भीतर उनके मतभेद कुछ भी हों, मगर आरक्षण के मुद्दे पर वो एकजुट हो जाते हैं। आरक्षण का मुद्दा मैं आज इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की सरकार के उस फैसले को, उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें तमिलनाडु की सरकार ने यह कहा था कि नीट की परीक्षा जो होती है देश भर में, जो कि मेडिकल और डेंटल की एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, उसमें ओबीसी छात्रों के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान रखा जाए। अब हैरान करने की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिकाकर्ताओं से यह कहा कि तमिलनाडु में AIADMK, DMK जैसे कई चिर प्रतिद्वंदी दल हैं जो किसी भी मुद्दे पर एक नहीं होते, मगर आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने एक साथ याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और देश में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण देश के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार नहीं है। जी हाँ, जो लोग यह मानते हैं कि आरक्षण उनके लिए मौलिक अधिकार है, दरअसल लोगों के दिमाग में यह बात डाली है वर्षों से हमारे देश के राजनीतिक दलों ने, जिन्होंने आरक्षण को एक हथियार बना रखा है जातियों को अलग अलग करने के लिए। मगर सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका दर्ज ही नहीं की और याचिका खारिज करते हुए यह कहा कि आरक्षण किसी भी देश के नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है। जी हाँ, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की रचना करते समय
10 वर्षों के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा था, तो उन्होंने यह नहीं सोचा होगा कि देश के राजनीतिक दल इस प्रावधान को, आरक्षण के मुद्दों को वर्षों तक खींच कर लेते जाएंगे। 10 वर्षों के लिए बाबा साहेब आम्बेडकर ने इस आरक्षण का प्रावधान रखा था, वह भी मात्र 22.5%। मगर देश के नेताओं ने आने वाले अगले कितने वर्षों में इस आरक्षण को मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करके 50% तक कर दिया। और अगर अलग अलग राज्यों की बात करें तो कई राज्यों में आरक्षण 65 से 70% तक भी है। जी हाँ, इतने सालों के बाद, आज़ादी के इतने सालों के बाद किसी भी राजनीतिक दल की यह इच्छा शक्ति नहीं है, यह निर्णय लेने की उनमें क्षमता नहीं है कि आरक्षण का प्रावधान, इसमें अब समीक्षा की जाए या नहीं। आरक्षण को लागू किया गया था समाज के अंतिम छोर पर बैठे उस व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए जिसे सत्ता में भागीदारी की जरूरत थी, मगर आरक्षण का लाभ एक ही तबके को बार बार मिलता गया। हम सुपर पावर बनने की बात करते हैं, मगर आरक्षण के दम पर जहां 60 से 65% सिर्फ जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता हो, हम कैसे सुपर पावर बन सकते हैं? जातियां सब समान होती हैं, कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं होता। आज़ादी के इतने वर्षों बाद हम यह मानते हैं कि जब सब जातियां समान है तो आरक्षण जाति के आधार पर क्यों? हम आरक्षण का विरोध नहीं करते, मगर क्या आपको नहीं लगता, क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए हमारे देश के राजनेताओं से कि आरक्षण जाति के आधार पर क्यों? जब सब हम एक हैं तो जाति के आधार पर आप हमें क्यों बांट रहे हैं? योग्यता की कदर होनी चाहिए। अगर आरक्षण होना भी चाहिए तो सिर्फ आर्थिक आधार पर, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन्हें समर्थन देने के लिए। लेकिन इसका भी एक टाइमलाइन होना चाहिए और उस टाइमलाइन के तहत सबको एक स्तर पर लाने की ज़रूरत है। आरक्षण अगर होना चाहिए तो शिक्षा के लिए, आरक्षण अगर होना चाहिए तो पिछड़ों को समाज के मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। लेकिन कब तक आप योग्यता को नकारेंगे और उन योग्य विद्यार्थियों को और उन योग्य लोगों को दुत्कारेंगे जो समाज में अपने हक से वंचित हैं? तो मैं आज ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ, क्या नहीं लगता आपको कि जाति के नाम पर आरक्षण समाज का भला नहीं करता बल्कि समाज को बांटता है? सोचिएगा और संवाद से कायम रहिएगा। अपने सजेशन संवाद के साथ शेयर जरूर करते रहें, लाइक जरूर करें और अपने कमेंट जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।